हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चंस करेंगे केमिस्ट्री के, जो कि यूज़फुल होंगे बहुत सारे अलग अलग कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में कार्बन की अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज कितनी होती है? 0.045%, 0.025%, 0.015% या फिर 0.005%। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन, यानी कि अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन की अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज प्रेजेंट होती है वो होती है 0.025%। अब देखो, जब हम कार्बन के बारे में बात करते हैं ना, तो अगर हम अर्थ क्रस्ट के हिसाब से बात करें तो अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला जो कार्बन है वो 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। और अगर मैं यूनिवर्स के हिसाब से बात करूँ तो यूनिवर्स में ये जो कार्बन है वो 4th मोस्ट अबंडेंट है। ठीक है, पहले नंबर पे आता है हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे आता है हीलियम, तीसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन और 4th नंबर पे आता है कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, Which one of the following carbon allotrope is or are good conductor of electricity। तो देखो, यहाँ पे जब भी हम कार्बन के बारे में बात करते हैं तो कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। जब भी हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक्सेप्शन देखेंगे कि कार्बन, जो कि क्या था, एक नॉन मेटल, और उसका जो एक एलोट्रॉप है, एलोट्रॉप का मतलब होता है वो कंपाउंड जिसमें हमें देखने को मिले कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो तो है सेम, ठीक है, लेकिन जब भी हम यहाँ पर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी अलग अलग। तो जब भी हम कार्बन के बारे में बात करते हैं तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्यूलरीन। तो अगर हम देखें, ये जो डायमंड है वो भी किसका बना होता है? कार्बन का ही बना होता है। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में बात करें वो भी कार्बन का बना है, फ्यूलरीन के बारे में बात करें तो वो भी कार्बन का बना है। यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि इन ये सारे के सारे जितने भी हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे सारे के सारे कार्बन के बने, यानी कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो तो सेम है। लेकिन जब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं डायमंड के बारे में बात करूँ तो एक रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम बोलते हैं कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन जो है वो डायमंड ही होता है। ग्रेफाइट के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें हेक्सागोनल एरेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, फ्यूलरीन के बारे में बात करोगे तो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो है तो कार्बन का ही बना हुआ, लेकिन यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है तो उनको हमने बोल दिया एलोट्रॉप्स। तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा एलोट्रॉप है कार्बन का जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट, यानी कि यहाँ पे जो आंसर ठीक होगा वो होगा सी ऑप्शन, यानी कि 2 ओनली। अब देखो, जब भी हम ग्रेफाइट के बारे में बात करते हैं, नॉर्मली अगर मैं कार्बन के बारे में बात करूँ तो कार्बन होता है टेट्रावैलेंट इन नेचर। टेट्रावैलेंट का मतलब होता है कि ये 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं ना ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट में हम क्या बोलते हैं कि एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन के साथ बॉन्डिंग में एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे क्या बच जाता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और जब भी जहाँ पे भी हमें फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है तो वो क्या करवाएगा? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। तो ये चीज़ याद रखना कि कार्बन नॉन मेटल है, वैसे तो ये बैड कंडक्टर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक्सेप्शन किसके केस में देखने को मिलती है? ग्रेफाइट के केस में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे है लिस्ट 1, यहाँ पे है लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके फॉर्मूलाज हैं, उनके साथ हमें मैच करना है। तो अब देखो, अगर मैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करूँ तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। जब हम बेकिंग सोडा के बारे में बात करते हैं तो वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। जब हम वॉशिंग सोडा के बारे में बात करते हैं तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो Na2CO3.10H2O। स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो देखो, ए का आंसर क्या है? 4 है, बी का है 1, सी का है 2 और डी का क्या है? 3, यानी कि यहाँ पे जो आंसर ठीक होगा वो होगा ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है। देखो अब देखो यहाँ पे लिस्ट 1 में क्या लिखा हुआ है, कंपाउंड, लिस्ट 2 में लिखे हैं उसके यूजेस। अब देखो जब हम बोरिक एसिड के बारे में बात करते हैं ना, तो ये जो बोरिक एसिड होता है, जो भी आई ड्रॉप्स वगैरह होती है ना, उसके अंदर डाला जाता है, ठीक है। यानी कि किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है एंटीसेप्टिक की तरह। एंटीसेप्टिक वो दवाइयाँ होती हैं जो कि टिश्यूज़ के ऊपर लगाई जाती हैं। एक होती है एंटीबायोटिक्स और एक होती है एंटीसेप्टिक। दोनों ही क्या कर रही हैं, दोनों की दोनों जो दवाइयाँ होती हैं वो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है या फिर उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करती हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि जो एंटीबायोटिक्स है उसको हम ओरली इनटेक करते हैं, लेकिन एंटीसेप्टिक जो होती है वो स्किन के ऊपर लगाई जाती है। जैसे अगर मैं डिटॉल के बारे में बात करूँ, सेवलॉन के बारे में बात करूँ, वो भी किसके अंदर आएंगे, एंटीसेप्टिक के अंदर। देन उसके बाद अगर हम सिट्रिक एसिड के बारे में बात करें, तो ये जो सिट्रिक एसिड होता है ना, ये फूड की प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, सेकेंड वाला। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है MgOH ट्वाइस, इसको हम और क्या बोल देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी चीज़ याद रखना कि ये एक माइल्ड बेस होता है। तो जैसे जब भी एसिडिटी वगैरह होती है ना, तो एसिडिटी को ओवरकम करने के लिए जो हम दवाई लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटाएसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंटाएसिड्स होते हैं ना, वहाँ पे किसको यूज़ किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है। तो ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो किसके साथ जुड़ जाएगी, एंटाएसिड हाइड्रोक्साइड के साथ। अगर हम एसिटिक एसिड के बारे में बात करें, तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH। अगर हम इसके IUPAC नेम के बारे में बात करें तो इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड। कहाँ से हमें ये मिलता है, विनेगर, विनेगर में पाया जाता है। विनेगर में 5 से लेकर 8% तक हमें एसिटिक एसिड देखने को मिलता है, और बाकी जो बच गया वो सारा होता है पानी, ठीक है। तो तुमने सुना होगा कि विनेगर वगैरह ये जो बेसिकली ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, पिकल्स को प्रिजर्व करने के लिए। तो एसिटिक एसिड कहाँ पे डाला, पिकल में डाला। तो देखो A का है 1, ठीक है, B का है 2, C का है 3 और D का है 4, यानी कि यहाँ पे जो आंसर ठीक होगा वो होगा A ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स। पहले तो हमें देखो पता होना चाहिए कि आइसोबार्स होते क्या हैं। तो आइसोबार्स वो स्पीशीज़ होते हैं या वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि जो एटॉमिक नंबर है वो तो है डिफरेंट, लेकिन जब हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, अब तुमने देखा होगा कि जब भी हम पीरियोडिक टेबल में कोई एलिमेंट देखते हैं तो उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ होता है और उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ होता है। तो ये जो नीचे नंबर लिखा हो ना, जो मैंने A लिखा है बेसिकली, सॉरी यहाँ पे आएगा A और यहाँ पे आएगा Z, ठीक है। तो ये जो हम ऊपर लिख रहे हैं ना A, ये A क्या है, एटॉमिक मास है, ठीक है। और ये जो हम नीचे हमने लिखा है ना Z, जो नीचे नंबर लिखा होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। जब हम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं तो ये जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होता है। अब देखो एटम का मास कहाँ पे होता है, उसके न्यूक्लियस में होता है, और एटम के न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। तो ये जो एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास है, ये बेसिकली कैसे लिखा हुआ है, 1 1, ये है 1 और 3, ठीक है। ये है 1 1, ये है 1 2, ये वाला है 6 12, ये है कार्बन 6 14, और ये वाला है आर्गन 18, ऊपर आ गया 40, और यहाँ पे है कैल्शियम 20 और ऊपर आ गया 40। तो देखो हमने क्या बोला, आइसोबार्स क्या है, एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट लेकिन एटॉमिक मास क्या होगा, सेम। तो एटॉमिक मास सेम कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस वाले में देखने को मिल रहा है। तो जो आर्गन और कैल्शियम होते हैं ये क्या होते हैं, आइसोबार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। इन सब में से कौन सी केमिकल रिएक्शन है जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब देखो यहाँ पे ये किसके हिसाब से है कि हम क्या देख रहे हैं इन सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर, कि यहाँ पे हमारे पास एक मेटल दिया हुआ है और वो मेटल जो है वो एक कंपाउंड के अंदर से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है, जब ये जो बाहर वाला जो मेटल आ रहा है या बाहर वाला जो एलिमेंट आ रहा है ना वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं आयरन और कॉपर के बारे में बात करूँ, आयरन जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर। तो जब यहाँ पे इनकी रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को निकाल देगा बाहर और ये इसकी जगह ले लेगा, यानी कि बन जाएगा FeSO4 और कॉपर निकल गया बाहर। तो यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो ठीक स्टेटमेंट है। बी देखो यहाँ पर जिंक और कॉपर, तो जिंक ऑब्वियसली ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो यहाँ पे भी रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी। अब देखो कॉपर और लेड, अब अगर मैं लेड और कॉपर के बारे में बात करूँ ना तो ये जो लेड होता है ये होता है मोर रिएक्टिव। ठीक है, और कॉपर जो होता है वो होता है लेस रिएक्टिव। तो यानी कि क्या कॉपर लेड को हटा पाएगा, नहीं हटा पाएगा, यानी कि ये वाली जो रिएक्शन है वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। तो ये वाली गलत स्टेटमेंट होगी। ये लास्ट भी देख लेते हैं, मैग्नीशियम कॉपर, तो मैग्नीशियम तो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो वो कॉपर को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि ये भी रिएक्शन हो सकती है। तो कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी, सी वाली ऑप्शन जो है, मतलब ये कॉपर PbCl2 वाली रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। अब देखो ये जो हम देख रहे हैं ज़्यादा रिएक्टिव कम रिएक्टिव, तो हम रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से देखते हैं। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ना इसको तो अच्छे से याद कर लो। सबसे पहले क्या आ रहा है, पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो रिएक्टिविटी सीरीज तो सबको याद होनी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अ सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल टू 0 इज नोन एज। अब देखो pH जो है वो हमें क्या बताता है कि हमारा जो कोई भी चीज़ है कितनी ज़्यादा एसिडिक है या कितनी ज़्यादा बेसिक है। तो यहाँ पे अगर मान लो 0 से लेकर 14 तक का हमें स्केल देखने को मिलता है, बीच में अपने पास यहाँ पे क्या आ गया 7। तो 0 से लेकर 7 तक अगर स्केल में आ रहा है यानी कि वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। अगर 7 आ रहा है यानी कि वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अगर 7 से 14 तक आ रहा है यानी कि वो होगा बेसिक इन नेचर। तो हमें बोला है कि 0 आ रहा है, pH किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन स्टमक। अब भाई बताओ ह्यूमन स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में प्रेजेंट होता है वो क्या क्या काम करता है, एक तो वो काम करता है जर्म्स को मारने का। अब जो भी हम खाना खा रहे हैं क्या वो पूरा का पूरा अच्छे से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके फ्री होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो जर्म्स को मारने का काम करता है। इसके अलावा पेट का मेन काम क्या होता है, डाइजेशन करना। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो खाना कैसे टूटेगा, जब वो एसिडिक मीडियम में जाएगा तब टूटेगा। इसके अलावा हमारे पेट में कुछ एंजाइम्स होते हैं प्रोटीएजेस, जो कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन हमारा पेट भी तो किसका बना है, प्रोटीन का बना हुआ है। तो हमारा ये जो पेट है जो खुद प्रोटीन का बना है, और अगर उसके अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम हैं तो हमारा पेट भी तो डाइजेस्ट हो जाना चाहिए था ना। तो वो डाइजेस्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि होता क्या है कि हमारे पेट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन प्रेजेंट होता है। ये जो पेप्सिनोजन होता है ये होता है एक इनएक्टिव कंपाउंड या फिर इनएक्टिव एंजाइम होता है। ठीक है, तो ये अभी एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे हमने खाना खाया HCl रिलीज होगा, तो ये जो HCl होता है ना ये पेप्सिनोजन को एक्टिव करने में हेल्प करता है। तो ये जो पेप्सिनोजन होता है वो चेंज हो जाता है पेप्सिन के अंदर, और ये जो पेप्सिन होता है वो एक एक्टिव एंजाइम होता है। यानी कि अब ये जो पेप्सिन है वो क्या करेगा, वो करेगा प्रोटीन की डाइजेशन।
ठीक है, तो ये जो HCl है वो क्या करने में हेल्प करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एक्सरे, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी एक्सरे की प्रॉपर्टी नहीं है। तो देखो फर्स्ट है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, दे हैव हाई पेनिट्रेशन लेंथ इन मैटर, देयर वेवलेंथ इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ विजिबल लाइट। तो अब देखो होता क्या है, जब भी हम एक्सरेज के बारे में बात करते हैं ना, तो एक्सरेज में कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। तो अगर इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो क्या वो इलेक्ट्रिकल फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है, दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये ठीक स्टेटमेंट है। लेकिन जो हमारे पास ए ऑप्शन है, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, बाकी हाई पेनिट्रेशन पावर होती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट से भी छोटी होती है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो है ए स्टेटमेंट। तो देखो हमने क्या बोला कि जो एक्सरेज हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं हो पाती हैं क्योंकि ये जो एक्सरेज होती हैं इनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, महात्मा गांधी's दांडी मार्च अ ग्रेट इवेंट इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एसोसिएटेड विद। अब तुम सबने सुना होगा दांडी मार्च के बारे में। तो बेसिकली इसको हम नमक सत्याग्रह भी बोलते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, राइट। तो नमक से रिलेटेड है और नमक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, यानी कि क्या है ये, सोडियम क्लोराइड। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। अब देखो जो महात्मा गांधी का दांडी मार्च था वो बहुत ही एक ग्रेट इवेंट था इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में। किससे रिलेटेड था, नमक से रिलेटेड था, सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड था। इसको हम सॉल्ट मार्च को हम और क्या क्या बोल देते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह भी बोल देते हैं, दांडी मार्च भी बोल देते हैं और दांडी सत्याग्रह भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, the number of water molecules associated with copper sulfate molecule to form crystal। अब जब हम कॉपर सल्फेट के बारे में बात करते हैं तो उसमें पानी के कितने क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं, 5 क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखो कॉपर सल्फेट CuSO4 और यहाँ पे पानी के 5 मॉलिक्यूल्स यानी कि 5H2। तो ये होता है अपने पास फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर बिकॉज। अब तुमने देखा होगा अगर तुम सिल्वर के आर्टिकल्स पहनते हो या ज्वेलरी पहनते हो तो अगर उसको ज़्यादा देर तक हम एयर में रखेंगे तो वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। देखा जाए जब हम रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं तो ये जो सिल्वर होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में काफ़ी नीचे जाता है, इसको हम इनर्ट मेटल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो सिल्वर है वो इवन ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, वो पानी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, लेकिन वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, वो हमारे एयर में प्रेजेंट सल्फ़र के साथ रिएक्ट कर जाता है। मेन अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बोलूँ तो हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो होता क्या है कि सिल्वर रिएक्ट कर जाता है सल्फ़र के साथ और वो बना देता है सिल्वर का सल्फाइड, और ये जो सिल्वर का सल्फाइड होता है वो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा सी ऑप्शन, यानी कि सिल्वर रिएक्ट विद सल्फर इन एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। तो आज हम क्वेश्चंस इतने ही करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस उनके आंसर समझ में आए होंगे और इन सब को याद करते चलो, इनको समझते चलो। अगर कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।